हेलो दोस्तों, मैं हूं तुषार आपके साथ और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्लासेस के अंदर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का पार्ट नंबर 1, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। तो ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 1 और 2 मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले जाकर पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैंने इन पार्ट के अंदर चैप्टर के अंदर से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निकाल कर कवर किया है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए आप पार्ट नंबर 1 और 2 ज़रूर देखें। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, घंटी के आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा ताकि आपके पास हमारी लेटेस्ट वीडियो पहुंचती रहे। इसी के साथ साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो बनाने में कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब हमारे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक का, जो है गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने से भारत को क्या क्या लाभ हुए। भी जो भारत था गुटनिरपेक्ष देश था, तो उसे गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने में क्या क्या लाभ हुए। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, भारत अंतर्राष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र होकर ले पाया। भी जो भारत था अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर अपने फैसले स्वतंत्र होकर ले पाया। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा, भारत अपने हितों को ध्यान में रखकर फैसले ले पाया। भी उनके लिए क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, इन सब को देखकर भारत अपने फैसले अच्छे से ले सका। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है, भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा अगर एक महाशक्ति उसके खिलाफ हो जाए तो भारत दूसरे की तरफ जा सकता था। मान लो यूएसए के साथ उसकी तनातनी हो गई तो वो यूएसएसआर के साथ लग जाता, यूएसएसआर के साथ हो जाती तो वो यूएसए के साथ लग जाता। तो इस प्रकार भारत एक एडवांटेज सिचुएशन के अंदर था। भी अगर उसके साथ लड़ाई हो जाए तो उसके साथ लग जाता, उसके साथ लड़ाई हो जाए उसके साथ लग जाता। तो मतलब कि कोई भी देश उस पर ज़्यादा दबाव भी नहीं बना सकता था। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है, इनको अच्छे से कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ऐसे में ना तो कोई भारत पर धौंस जमा सकता था और ना ही कोई उसे लेकर बेफिक्र हो सकता था। भी मतलब उसके ऊपर ज़्यादा तानाशाही भी नहीं कर सकता था कि भी हाँ आप हमारे अंदर शामिल हो, हमारे देशों के अंदर, हमारे गुट के अंदर शामिल हो, वरना हम आप पर हमला कर देंगे और आपको अपना गुलाम बना लेंगे। तो ये सब तो कोई भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो एडवांटेज सिचुएशन में था ना। भी दोनों तरफ से उसको एडवांटेज था और उसको लेकर कोई बेफिक्र भी नहीं रह सकता था, क्योंकि अगर कोई उसे सोचे कि भारत क्या देश है, हम उस पर आसानी से आक्रमण कर लेंगे, ठीक है, तो वो दूसरे महाशक्ति में लगकर उस देश को मुंह तोड़ जवाब दे सकता था। तो मतलब कोई देश बेफिक्र भी नहीं रह सकता था। भारत गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाकर दोबारा से गुलाम होने से बचा रहा और बाकी स्वतंत्र देशों को भी बचाया। भी गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई, अभी अभी आज़ादी हुए थे तो भारत दोबारा गुलाम बनना नहीं चाहता था, इसलिए उसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू किया और गुटनिरपेक्ष देश बना। इसके साथ साथ जो फिलहाल नए देश आज़ाद हुए थे उनको भी अपने देश के अंदर, उनको भी अपने गुट के अंदर शामिल किया। सॉरी, मैंने गलती से देश कह दिया। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन और 14वां सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ, वह उसके अंदर कितने सदस्य थे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में एक एक नंबर में बहुत बार पूछा जाता है। लगभग आपके पास पहला और दूसरा ही क्वेश्चन ज़्यादा, 14वां सम्मेलन और पहला सम्मेलन ही पूछा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे पहले सम्मेलन की ओर। 1961 में बेलग्रेड में हुआ, इसके अंदर 25 सदस्य थे।
और जो हमारा 14वां सम्मेलन था 2006 में हवाना क्यूबा में हुआ। ठीक है, हवाना कहाँ था? क्यूबा में। 116 देश थे सदस्य इसके और 15 पर्यवेक्षक देश थे जो इसके सदस्य थे। ठीक है, क्लियर है? एक बार फिर से याद कर लीजिए। 1961 में बेलग्रेड 25 सदस्य है और क्यूबा में हवाना में। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुटनिरपेक्षता ना तो पृथकवाद है और ना ही तटस्थता है, समझाइए कैसे। तो पृथकवाद का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अपने आप को काट लेना। ठीक है, दूसरे देशों से कोई मतलब ना रखना। अमेरिका ने इस नीति का पालन किया था। 1787 से 1914 तक अमेरिका सभी देशों से अलग था लग रहा। ठीक है, पहले विश्व युद्ध के बाद वो सभी देशों में शामिल हुआ, उनमें रुचि लेने लगा, वो उनके साथ रहने लगा। तो पहला पॉइंट हमारा, पृथकवाद का अर्थ होता है कि अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। अभी कोई देश क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मामले में किस प्रकार है वो, उन्होंने क्या फैसले लिए, तो इन सब से उनको कोई मतलब न रखना। अर्थात किसी दूसरे देश से कोई मतलब न रखना। जैसा कि मैंने आपको बताया 1787 से 1914 तक अमेरिका ने पृथकवाद की नीति अपनाकर अपने आप को दुनिया से अलग रखा। भी 1787 से 1914 तक, पहले विश्व युद्ध से पहले तक अमेरिका सबसे अलग रहा, वह इस नीति का प्रयोग किया। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारा, लेकिन गुटनिरपेक्ष देशों ने पृथकवाद की नीति नहीं अपनाई। जो हमारे गुटनिरपेक्ष देश थे वो पृथकवाद की नीति नहीं अपना रहे थे, क्योंकि पृथकवाद का मतलब तो ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट लेना। पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में वह रुचि रखते थे, वह अपने फैसले भी लेते थे, परंतु इसका मतलब ये नहीं था कि वो किसी देश का साथ दे रहे थे। ठीक है, हाँ, युद्ध में को भी रोकने में मदद कर रहे थे, पर वो किसी देश का साथ नहीं दे रहे थे, सिर्फ शांति और स्थिरता बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबंध गुटों में समझौता कराने में सक्रिय भूमिका निभाई। भी और देश थे जो उनके बीच में अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता तो उनके बीच में भी भारत समझौता करवाता था। ठीक है, अगला आ गया तटस्थता। तो भी आखिर तटस्थता थी क्या? ठीक है, तटस्थता का अर्थ होता है मुख्यतः युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। भी कोई भी देश है, अपने आप को सभी देशों से अलग रखना भी हमें कोई मतलब नहीं है। हम किसी के साथ नहीं लगेंगे युद्ध के अंदर, और ना ही हम अपने देश की जनहानि होने देंगे, ना ही धनहानि होने देंगे। ठीक है, तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश के लिए ज़रूरी नहीं होता कि युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। भी हाँ, किसी देश दूसरे देश के साथ लगकर युद्ध को समाप्त करने में मदद करे या फिर आपसी समझौता करवाए, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता, चाहे कोई जीते या हारे। ऐसे देश ना तो युद्ध में शामिल होते हैं और ना ही युद्ध के सही गलत होने के बारे में कोई पक्ष लेते हैं। भी युद्ध चाहे किसी भी बात पर हो, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे युद्ध सही रूप से हो रहा हो या युद्ध गलत कारणों से हो रहा हो, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है, वह किसी का भी पक्ष नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन गुटनिरपेक्ष देशों ने तटस्थता का पालन नहीं किया। भी उन्होंने तटस्थता का पालन नहीं किया, अपने देश को अलग थलग जरूर रखा था, परंतु युद्धों से, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों से, अंतर्राष्ट्रीय फैसलों से या आपस में मदद करने से उसने अपने आप को अलग नहीं रखा था। ठीक है, कई कारणों से गुटनिरपेक्ष देश युद्ध में शामिल हुए। बहुत से ऐसे कारण थे जिनके कारण उन्हें युद्ध में शामिल होना पड़ा। इन देशों ने युद्ध को रोकने के लिए दूसरे देशों की मदद करने का भी बहुत प्रयास किया। ठीक है, तो युद्ध में तो इन्हें एक दो बार शामिल होना पड़ा, कुछ कारणों से, महत्वपूर्ण कारण नहीं रहे होंगे। तो इन देशों ने युद्ध को रोकने के लिए दूसरे देशों में शामिल होने का भी प्रयास किया। वो उन दोनों की मदद कर कर आपस में समझौता करवाने का भी प्रयास किया। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना किस प्रकार की गई?
भी हाँ गुटनिरपेक्ष था, किसी के साथ कोई मतलब नहीं रखता था, परंतु फिर भी वह आपसी समझौते, आपसी मामलों में विचार विमर्श व युद्धों को रोकने में मदद करता था। इससे जो आलोचक थे उन्होंने इनकी बहुत निंदा की। तो क्या क्या निंदा की, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा, आलोचकों ने कहा कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति सिद्धांत विहीन है, भी इनका कोई मतलब नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, ये सिर्फ नाम का गुटनिरपेक्ष है। ठीक है, ये सभी के मामलों में दखल दे रहा है, समझौते करवा रहा है, पर इसे इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक गुटनिरपेक्ष देश है। ठीक है, भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बच रहा है। भी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बच रहा है, दूसरे देशों में आपस में समझौता करवा रहा है। भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं है। आलोचक कहते हैं कि भारत ने 1971 में यूएसएसआर से मित्रता की संधि व गुटनिरपेक्ष नीति के खिलाफ हैं। देखिए 1971 के आसपास शायद पाकिस्तान से युद्ध छिड़ा था, उस समय भारत को हथियार वगैरह की ज़रूरत ज़्यादा थी, तो उसने यूएसएसआर के साथ मित्रता संधि की, मित्रता का हाथ बढ़ाया और उससे हथियार वगैरह लिए। तो इस पर आलोचकों ने निंदा बहुत की उसकी। तो कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भारत सोवियत संघ में ही शामिल था। भी देखिए अब उन्होंने संधि कर ली, तो कुछ आलोचकों ने कहा कि भारत तो सिर्फ एक ढोंग कर रहा है गुटनिरपेक्ष देश होने का, वो तो शुरू से ही सोवियत संघ के अंदर शामिल है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। 6 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, और हो सके तो क्या पता ऐसे टाइप क्वेश्चन भी ये एग्जामिनर बना दें। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखिए, उसके बिना आपको ना तो ये वीडियो समझ में आएगी और ना ही क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हो? जो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है उससे आप क्या समझते हो, भी उससे आशय क्या है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकतर देशों को अलग विकसित देश का दर्जा मिला था। ठीक है, तो जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अंदर जो देश शामिल थे, सॉरी ये गलती से अलग लिख दिया, यहाँ पर अल्प आएगा। अल्प विकसित देश जो आधे अधूरे विकसित हैं, विकासशील हैं, अग्रसर हैं विकसित देशों की ओर। ठीक है, तो विकसित देश होने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं एक विकसित देश बनने का, तो इन्हें अल्प विकसित देशों का दर्जा मिला। यह देश गरीब, आर्थिक रूप से पिछड़े और कमज़ोर थे। ये देश गरीब भी बहुत थे, आर्थिक रूप से भी, मतलब पैसा भी बहुत कम था इनके पास, पिछड़े हुए थे, बहुत पीछे चल रहे थे और कमज़ोर भी थे, भी इनके पास कोई सैन्य ताकत वगैरह भी बहुत कम थी। ठीक है, इनके सामने मुख्य चुनौती आर्थिक विकास, अपनी जनता की गरीबी को निकालने की थी। भी मतलब अपने देश का आर्थिक विकास करना, जो जनता के अंदर गरीबी फैली हुई है उसको निकालना, भी जो हमारे श्रमिक हैं वो रोज़गार पाएँ, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो रोज़गार पाएँ। तो इस प्रकार से इनकी ये नीति थी। ठीक है, बिना आर्थिक विकास के इन देशों को दोबारा गुलाम होने का खतरा था। जो ये सब देश थे इनको खतरा था कि अगर यही हालात चलते रहे तो ये दोबारा गुलाम बन जाएंगे। ठीक है, तो इसी समझ से नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। यहीं से नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक भावना का जन्म हुआ। अमेरिका जैसे देशों ने सोचा ये तो बहुत पिछड़े हुए हैं, तो इनकी थोड़ी बहुत मदद कर दी जाए। ठीक है ना, तो आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि पश्चिमी देशों ने इनकी किस तरह से मदद की थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पश्चिमी देशों ने इनकी किस तरह से मदद की थी। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं पहले। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ से व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन अक्टांड में हुआ। ठीक है, जो रिपोर्ट थी वो इसका नाम ये था, टुवार्ड्स ए न्यू ट्रेंड पॉलिसी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है,
टुवार्ड्स ए न्यू ट्रेंड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें सुनाई गई थी, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या बातें सुनाई गई थी। जो अल्प विकसित देश हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो अभी आज़ाद हुए थे, उनका अपने संसाधनों पर नियंत्रण हो, ठीक है ना। अपने जो खुद के देश के संसाधन हैं उन पर नियंत्रण हो, ठीक है। इन देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाज़ारों तक हो भी, जो ये उत्पादक बना रहे हैं या कच्चा माल ले रहे हैं, तो जो पश्चिमी देश हैं जैसे अमेरिका वगैरह हो गया, तो इनके बाज़ारों तक हो। तीसरा पॉइंट हमारा, पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम हो भी। जो मशीनें वगैरह थी पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही थी, कम रेट में तो ये खरीद सकते थे, ज़्यादा रेट में खरीद नहीं सकते थे, तो इसलिए उनकी लागत कम हो, पैसा कम हो। अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में भूमिका बढ़ाई जाएगी भी, मतलब जो उनके अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्था है उनमें विश्व बैंक वगैरह में उनको निवेश करने का मौका दिया जाएगा। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।